हेलो साथियों, तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर 15 संविधान के निर्माण को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए कि उसमें जो क्या कहते हैं हमने इस चैप्टर के आधार के बारे में बात करी थी, कैसे संविधान का निर्माण हुआ था, कैसे उन्होंने कार्य किया, कैसे उन्होंने पृथक निर्वाचिका का हल किया। आज उसके आगे से पढ़ेंगे कि जो राज्य की शक्तियाँ का लेकर जो मतभेद था कि राज्य के पास शक्ति कितनी होगी या सर केंद्र के पास कितनी शक्ति होगी, इसको लेकर बात की करेंगे आज। ठीक है, उसके बाद विवाद को पढ़ेंगे, क्योंकि जो राज्य के बारे में समझते हैं राज्य क्या है, तो जो अपने देश में अभी 28 राज्य हैं ये अपने राज्य हो गए, और केंद्र क्या है, जो 28 राज्यों को मिला के जो सरकार बनती है उसे केंद्र कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जैसे हम यूपी की बात करते तो वहाँ पे क्या कहते हैं, भाजपा है, और केंद्र में भी भाजपा है। जैसे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में क्या है ना, तो दिल्ली में क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहाँ पर केंद्र में क्या कहते हैं बीजेपी है। तो राज्य और केंद्र बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस होता है। अब इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर हमें बात पढ़नी थी। ठीक है, इसके बीच क्या होता है, जब संविधान निर्माण होता काफ़ी वाद विवाद हुआ कि राज्य के पास ज़्यादा शक्ति थी या केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति थी। तो इसके लिए जो विवाद हुआ उसको हम पढ़ेंगे। तो इसके हल के लिए संविधान ने किया क्या, तो संविधान ने 3 सूची तैयार की। ठीक है, 3 सूची तैयार करी। कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची क्या होते हैं, तो केंद्र सूची में कुछ विषय रखे गए। ठीक है, उसमें क्या होता था, जो कानून बना सकती थी खाली केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। ठीक है, मान ला कोई भी कानून बनेगा या कोई भी कार्यान्वयन होगा उसका जो केंद्र सरकार ही करेगी। और जो राज्य सूची के विषय थे इसमें जो क्या था, खाली राज्य ही इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य ही इसको क्या कार्यान्वयन करेगी, कैसे करना है क्या नहीं करना, ये राज्य के पक्ष में था। और समवर्ती सूची में क्या था, इसमें दोनों कर सकते थे, केंद्र और राज्य दोनों कर सकते थे। पर इसमें भी क्या था, तो कहते हैं जो केंद्र सरकार को ज़्यादा ताकत मिली थी। इसमें देखते हैं कि किसने राज्य के पक्ष में किया। तो राज्य के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण जो नेता थे वो थे के संतनम। कौन थे? के संतनम। उन्होंने क्या कहा था कि केंद्र के पास ज़्यादा ताकत देने से वो मजबूत नहीं होगा, बल्कि अगर शक्तियाँ राज्य को सौंप दे तो वो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर सकेगा। यानी हम केंद्र को ज़्यादा ताकत देते क्या हो जाएगा, उससे बर्डन हो जाएगा। ठीक है, उसके पास जवाब आ जाएगा, वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें शक्तियों किसको देना चाहिए, राज्य को शक्तियाँ सौंप देनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा इसके पक्ष में, तो उन्होंने कहा मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता। क्या? मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर, मतलब जो राज्य को आकर केंद्र से यह कहना पड़े कि अपने लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं साफ़ सफाई नहीं करवा सकता, सड़कों के सुधार नहीं करवा सकता, उद्योग की स्थापना के लिए मुझे खैरात दे दीजिए। यानी इसमें उन्होंने कहा कि राज्य का कोई भी मतलब आके वो केंद्र से मांगेगा, खैरात मांगेगा, भीख मांगे कि मतलब मैं अपने लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकता, साफ़ सफाई नहीं करवा सकता, अच्छे सड़कों का नहीं कर सकता, उद्योग नहीं बना सकता, तो मुझे ऐसा संविधान नहीं चाहता मैं, जिसमें क्या कहते हैं केंद्र पावरफुल हो, राज्य क्या कहते हो कम पावरफुल हो, और वो राज्य आके हमेशा उससे खैरात मांगे। उन्होंने ऐसी बात कही। ठीक है, उपरांत के जो दूसरे भी सदस्य थे उन्हें भी इसी तरह की शंका थी, यानी टेंशन थी कि हो सकता जोड़ लाएगी क्या है समवर्ती सूची। फिर उन्होंने क्या कहा, समवर्ती सूची और केंद्र सूची है उसके विषय को कम रखा जाए। ठीक है, और जो उड़ीसा के सदस्य थे उन्होंने तो वो भी कह दिया कि अगर ऐसा होगा ना तो क्या होगा, केंद्रीकरण से केंद्र बिखर जाएगा, ज़्यादा ताकतवर दोगे तो केंद्र जो है बिखर जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, हमने देखा कि पक्ष में क्या कहा गया, इसके विपक्ष में अब सवाल उठने लग गए। तो विपक्ष में क्या होता, हमने देखा ही था कि पहले ही स्टार्टिंग में जब अपना देश आज़ादी था उसी में क्या कहते हैं अपने जो अम्बेडकर आए थे उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि क्या था, हमें शक्तिशाली केंद्रीकृत चाहिए। ठीक है, ये तो बता ही दिया था। अब क्या होता, सड़कों पर जो हिंसा हो रही थी, कारण क्या होता, देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था, उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने क्या कहा कि केंद्र की शक्तियाँ भारी इजाफा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो केंद्र की शक्तियाँ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होना चाहिए कि वो सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। क्योंकि हमने देखा कि ये बहसें कब चल रही हैं, तो बहसें चल रही है 1946 से लेकर 1949 में। उस समय क्या था, तो अभी विभाजन हुआ था, देश बट गया था, हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को मार रहे थे, काफ़ी हिंसा फैली हुई थी। इसी को देखते हुए तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि हमें जो है केंद्र ताकतवर होना चाहिए, केंद्र जितना ताकतवर होगा उतना क्या कहते हैं उस पर कंट्रोल कर सकेगा। ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा को रोक सकेगा। तो उन्होंने एक पक्ष दिया कि केंद्र ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। इसी में क्या होता है, बाल कृष्ण शर्मा जो थे उन्हें इसका विस्तार किया। ठीक है, कि क्या अगर केंद्र के पास ज़्यादा ताकत होगी, केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होगी तो क्या करेगा, देश के हित में जो है वो योजना बना सकेगा, जो उपलब्ध आर्थिक संसाधन को जुटा सकेगा, यानी जो समय अपने पास आर्थिक संसाधन उसको जुटा सकेगा। ठीक है, उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या, बाल कृष्ण शर्मा ने इसके पक्ष में क्या किया कि केंद्र ताकतवर होगा तभी क्या कहते हैं वो क्या होगा, देश के हित में योजना बना सकेगा, जो आर्थिक संसाधनों की हमें जरूरत है उसको ला सकेगा, उचित शासन व्यवस्था कर पाएगा। क्या कहते हैं, विदेशी आक्रमण, उस समय देखा था हमने 1948 में क्या कहते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था, तो मतलब क्या है, तो उससे बच सकेगा। तो हमने देखा कि कैसे कैसे इसके पक्ष में दिए जा रहे हैं। अब विभाजन के समय क्या था, तो हमने देखा था कि विभाजन के समय तो क्या था, कांग्रेस प्रांतों को जा शक्ति देने के लिए तैयार थी,
क्योंकि उसे क्या करना था, तो मुस्लिम लीग को भरोसा दिलाना था कि वो हमारे साथ है, जिसके कारण विभाजन ना हो, ऐसा तो उनका मानना था। पर क्या आप देखा, जो विभाजन हो चुका है तो उन्होंने भी पक्ष में आ गए कि भाई केंद्र को ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए, वरना क्या पता अगला विभाजन कब हो जाए, क्या पता कोई अगर हम राज्यों की दाता कर दे तो अलग राज्य देश बना ले। तो इसलिए उनके पास चुनौती आ गई थी, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली होने की बात कही। उसी समय घटना ऐसे चल रही थी, हमने देखा कैसे वे युद्ध हुआ तो भाई होना चाहिए, आर्थिक संसाधन लुटाने थे। उसके बाद क्या कहते हैं देश में जब वो हिंसा हो रही थी उसको रोकने के लिए, देश बटे ना इसको रोकने के लिए देखा था हमने 563 रजवाड़े को। ठीक है, इन सब के कारण क्या हो रहा था, तो उन्होंने सबने कह रहे थे कि केंद्र ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो हमने देखा कैसे जब ये केंद्र के राज्य के पक्ष में कैसे पॉइंट दिए और कैसे केंद्र के पक्ष में पॉइंट दिए, इसके बारे में हमने देखा। अब चलते हैं अपने जो अगला टॉपिक है वो राष्ट्र की भाषा। ठीक है, तो हम देखेंगे राष्ट्र की भाषा को लेकर कैसे कैसे विवाद हुए, कि अपनी बात राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, कौन सी भाषा होनी चाहिए, इस पर काफ़ी विवाद हुआ। ठीक है, जैसे बहुत सारा अपना जो देश है वो क्या है, तो बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ है, इसमें बहुत सारी भाषाएं भी हैं। ठीक है, अलग अलग संस्कृति हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक राष्ट्र का निर्माण करना और एक राष्ट्रभाषा का चुनना तो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर यहाँ पे 10 तरह के लोग और एक मॉनिटर चुनना हो तो 10 का नीति तो मुश्किल है, इसलिए काफ़ी मुश्किल काम था कि भाषा किसे चुना जाए। पर क्या था, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी 1930 के दशक में। क्या था, जो आंदोलन चल रहा था, तो महात्मा गांधी जी ने बोला था क्या, जो हिंदू और उर्दू की जो मिक्सचर है हिंदुस्तानी भाषा, उसको क्या कहते हैं राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो ज़्यादातर लोग समय पक्ष में थे, क्योंकि ये तो पूरे हिंदू और उर्दू का जो बहुत बड़ा हिस्सा बोलता था। पर क्या हुआ, समय के साथ क्या हुआ, जो हिंदी जो है उर्दू जो है हिंदुस्तानी एक दूसरा अलग हो गई। क्यों, जो हिंदू और उर्दू जो भाषा का था वो आपस में अलग अलग होने लगे। कैसे इनमें अंतर क्या आ गया, तो इनमें अंतर आ गया, जो हिंदी थी वो काफ़ी संस्कृतनिष्ठ हो गई, हिंदी में संस्कृत के जो शब्द थे वो काफ़ी ज़्यादा आने लग गया, और जो उर्दू थे वो काफ़ी फारसी के शब्द आ गए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया था। इसलिए हिंदुस्तानी भाषा तो अब रही नहीं, और वैसे भी देश का विभाजन हो चुका था, तो अब ये तो रहा नहीं मुद्दा। तो अब इसी बीच में देखिए हम हिंदी के हिमायती कौन कौन था, हिंदी के विरोध में क्या क्या तत्व कहे गए, हिंदी जो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते उनके पक्ष में क्या 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 कहा उन्होंने, क्या तर्क दिया, और जो नहीं बनाना चाहते थे उन्होंने क्या क्या तर्क दिया, अब इसके बारे में देखते हैं। तो हिंदी भाषा के जो सबसे बड़े हिमायती थे, जो ज़्यादा पक्ष ले रहे थे वो थे आर वी धुलेकर। ठीक है, कौन थे, आर वी धुलेकर। उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा संविधान के निर्माण में हिंदी भाषा के लिए पुरजोर भाषण दिया, आवाज़ उठाई। तभी क्या कहते हैं, किसी ने बोल दिया कि भाई पूरे संविधान के लोग भी हिंदी नहीं जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो अलग अलग जगह से आए थे लोग, तो सभी लोग हिंदी भी नहीं जानते। तो उन्होंने पलट कर क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो हिंदी नहीं जानता है ना, जो हिंदी नहीं जानते वो इस सभा में बैठने के योग्य नहीं है, लायक ही नहीं है। इतनी बड़ी बात क्या थी, फिर भी क्या हुआ, इस बात को दबा दिया गया। फिर उसके बाद उसके जो 12 सितंबर 1947 तक एक प्रस्ताव लाया गया, क्या, जो राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उसको बढ़ावा मिलेगा। अभी तो हम इसे मातृभाषा रखेंगे, पर धीरे धीरे इसका विकास होगा। इसको क्या कहते हैं, अभी 10 सालों तक उन्होंने बोला 10 सालों तक इंग्लिश का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी 10 सालों तक क्या करेंगे, जैसे दक्षिण के हो गए, ठीक है, उनमें हिंदी को बढ़ावा देंगे, हिंदी को पढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, यही उन्होंने कहा। पर जब ये आ तभी रिपोर्ट क्या कहते हैं 12 सितंबर 1947 को उन्होंने दोबारा भाषण दिया, किसने, धुलेकर ने। ठीक है, कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं, ये चरणबद्ध तरीका से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने ऐसी बात कही, काफ़ी नाखुश थे। फिर इसी के विपक्ष में क्या हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने दिया, उनको क्या क्या दिख रहा था, उनको वर्चस्व का भय दिख रहा था। उन्हें दिख रहा था कि हिंदी वर्चस्व में है, बाकी लोग पीछे दिख रहे थे। इसी धुलेकर के भाषण के बाद क्या हुआ, जो धुलेकर ने भाषण दिया कि मतलब मैं खुश नहीं हुई चरणबद्ध उपाय से, तभी क्या कहते हैं श्रीमती दुर्गाबाई, तो जी दुर्गाबाई नाम करके लेडीज, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, तो उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक जो भारतीय राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल था लगभग सहमति तक पहुंच गया था। हमने देखा, इन्होंने कहा कि जो अभी तक जो सवाल था हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का, वो भी एक सही मुद्दे तक पहुंच चुका था। कैसे, तो क्या हमने देखा था कैसे चरणबद्ध तरीके से होगा, पर अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है कि उन्होंने भाषण दिया। ठीक है, कह रहे कि सही हो या गलत हो, हिंदी भाषी इलाकों को यह एहसास कराया जा रहा है, यानी जो वो कह रहे हैं कि भाई ये सही हो या गलत हो, पर जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं उनको एहसास कराया जा रहा है कि जो उनका जो रवैया जो हिंदी राष्ट्र चाहते हैं वो उनसे अलग है, उनकी संस्कृति को नीचा दिखाया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने बताया कि जो दक्षिण भारत जो है वहाँ पे हिंदी का कितना विरोध चल रहा है, कितने लोग जनता जो है वो हिंदी का विरोध कर रही है, उग्र हो गई है। इसी बीच फिर क्या हुआ है, मुंबई के शंकर देव ने भी कहा कि देखिए हम महात्मा गांधी के अनुयायी को नाते हमें हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हिंदी का समर्थन चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि हमारे को जो है आप पर संदेह होने लगे कि आप कोई गलत काम कर रहे हो। ठीक है, आप हमें नीचा दिखा रहे हो, ऐसा आप काम मत करो। हम हिंदुस्तानी भाषा के समर्थन में थे, पर आप जो हिंदी भाषा को हम पर लाद रहे हो, इससे ऐसा काम मत करो कि हमें शक हो जाए। इसी में जो थे मद्रास की श्री टी ए रामलिंगम चेट्टियार, कौन थे, श्री टी ए रामलिंगम चेट्टियार,
उन्होंने कहा कि देखो, हम साथ रहना चाहते हैं और एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। हम जो जितने भी राज्य हैं, जितने भी अलग अलग भाषा के लोग हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं, परस्पर क्या कहते हैं, एक देश बना रहे हैं। तो ठीक है, परस्पर समायोजन होना ही चाहिए, मतलब जो है सभी लोगों का समायोजन हो, तो किसी कोई सर्वोपरि ना हो, किसी पे कोई चीज़ थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर ख़त्म होता है। हमने देखा कि कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, क्या परिस्थितियाँ चल रही थी, कैसे उन्होंने विभिन्न मुद्दों को हल किया। उसमें देखा कि हमने पृथक निर्वाचिका में कैसे कैसे वाद विवाद हुए। उसके बाद हमने भी देखा कि इस थर्ड वीडियो में कि कैसे उन्होंने क्या कहते हैं हिंदी भाषा का जो वर्चस्व था उसके ऊपर इसको समस्या का हल किया। उसके बाद हम देखा कि क्या कहते कैसे उन्होंने राज्य और केंद्र की शक्तियों को क्या मसले को हल किया। ठीक है, तो अब इसी के साथ अपना वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।